वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आई होप आप सभी सुरक्षित होंगे और सभी हेल्दी होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी अपने फ्रेंड्स से भी वीडियो शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का मैटर दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने अभी तक पढ़ा कि हमने जो खाना लिया सबसे पहले माउथ में आया, बकल कैविटी में आया, बकल कैविटी में सेलेब्री एमाइलेज ने वहाँ पर स्टार्च को थोड़ा बहुत क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। स्टार्च वहाँ पे पार्शियली रूप से डाइजेस्ट हो गया। फिर खाना ईसोफेगस के थ्रू कहाँ गया, स्टमक में गया। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस थे जिन्होंने प्रोटीन का और जो मिल्क प्रोटीन थी और जो लिपिड का कुछ पोर्शन है उसको डाइजेस्ट कर दिया। ये यहाँ तक हमने पढ़ा स्टमक में जो फूड था वो कैसा था भाई, उसका मीडियम था एसिडिक। और जो बकल कैविटी में जो फूड था उसे हमने कहा था कि जब सलाइवा उसमें मिक्स हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलस कहते हैं। तो ये एक दो चीज याद रखना कि बकल कैविटी में जो फूड है वो क्या कहलाएगा, बोलस। और स्टमक के अंदर जो फूड है जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस मिल गया है, जो पूरा अच्छे से चर्न हो गया है, उसका जो मिक्सचर है वो क्या कहलाएगा, आपके काइन कहलाएगा। तो बकल कैविटी से निकलने के बाद में बोलस और स्टमक से जो पूरा चर्न फूड जिसमें गैस्ट्रिक जूस मिला हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, काइन कहेंगे, जिसका मीडियम कैसा होगा, एसिडिक। अब ये जो फूड है वो ये भैया आपका स्टमक है। अब इस स्टमक से ये जो फूड है आपका कहाँ आएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंट्री करेगा। तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, कैसे इसके कितने पार्ट है, कैसे वर्क करता है, ये हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दो इंटेस्टाइन है हमारे, एक स्मॉल है एक लार्ज इंटेस्टाइन है। अब आप बोलोगे स्मॉल छोटी आंत बड़ी आंत, लेकिन यहाँ छोटी बड़ी का मतलब डायमीटर से है ना कि लंबाई से। अगर मैं बात करूँ लंबाई में तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट। ये हमारे 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है, इतनी लंबी ये है। अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसके अंदर लंबी होगी, कम है तो उसमें इसकी लंबाई कम होगी। लेकिन पूरे एलिमेंट्री कैनाल के पास में सबसे लंबी है, लेकिन इसका डायमीटर आपके जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी तुलना में क्या होता है, कम होता है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ स्मॉल वर्ड लग गया। अब इसका लंबा होना ये भी कोई कारण है कि लंबी क्यों है, क्योंकि जो मोस्टली डाइजेशन होता है और जो भी डाइजेस्ट होने के बाद में जो ब्लड में जाना है, मतलब अब्जॉर्प्शन है, वो नॉर्मली कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो अगर ये लंबी रहेगी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फूड एब्जॉर्ब होगा, दैट्स व्हाई ये लॉन्गेस्ट। दूसरी बात ये भाई, अगर हम बने कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है तो हमें पता है कि स्टमक से यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या था, पाइलोरस का था, हमने भी काट दिया फंडस, ये इसके पार्ट थे। यहाँ पर पाइलोरस है, पाइलोरस से ये आपकी नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ये वाला, ये पूरा क्या होगा कि पाइलोरस से आपके इलियोसिकल तक जो फैला हुआ जो पूरा पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पाइलोरस, ये आपके इलियोसिकल पार्ट, ये इलियोसिकल पार्ट, इसके बीच का ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो बंधा है, ये आपके क्या है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट है। कौन कौन सा, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। 3 इसके पार्ट होते हैं जिसे हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। कि सबसे पहला जो आपका पार्ट है स्टार्टिंग का 25 सेंटीमीटर तक का, जो आपकी सी शेप लग रहा है, या आप उसे अंग्रेजी में यू शेप भी बोल सकते हो, जो सी या यू शेप है उसे हम बोलेंगे डुडेनम। नेक्स्ट जो पार्ट है वो होगा जेजुनम और लास्ट इधर वाला जो पार्ट है ये होगा आपके इलियम। डाइजेशन जो कंप्लीटली, मतलब जो मोस्टली डाइजेशन है वो डुडेनम और जेजुनम तक कंप्लीट हो जाता है। और जो एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, आपके इलियम में आगे। डुडेनम के बारे में हम बात करते हैं। डुडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे प्रॉक्सिमल, सबसे आगे वाला पार्ट है, जिसकी लंबाई सबसे कम लेकिन चौड़ाई है जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा होगी बाकी के पार्ट से कंपैरिजन में। शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट, ठीक है। तीसरी चीज ये फिक्स पार्ट है। फिक्स पार्ट
क्यों है भी? क्योंकि यहाँ पर आपके हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है वो खुलती है, जो कि बाइल जूस को लेके आ रही है, पैनक्रियाटिक जूस को ले रही है। अगर डुडेनम मूव करता रहेगा तो ये डक्ट्स है वो ट्विस्ट हो सकती है, इनके अंदर निकाल सकता है, दैट्स वाई इसको फिक्स होना जरूरी है। तो ये फिक्स पार्ट है, जबकि जेजुनम और इलियम की अगर हम बात करें तो ये दोनों पार्ट मूवेबल है, मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है। नेक्स्ट, ये जो डुडेनम है इसकी स्ट्रक्चर इंग्लिश लेटर सी या यू के जैसे हमें रिजेंबल हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज है ये वाली कि इसमें 3 तरीके की चीजें यहाँ पर आ रही है। क्या क्या आ रही है वो आप अच्छे से देखना। देखो स्टमक से क्या आ रहा है यहाँ पर कि स्टमक में जो कल हमने पढ़ा कि फूड डाइजेस्ट हो गया है, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस मिल गया है, वो सब चीज हो गई है, उसे हम क्या बोलेंगे? काइम कहेंगे। तो चर्न फूड और जो आपकी गैस्ट्रिक जूस का जो मिक्सचर है उसे हम क्या बोलेंगे? काइम कहेंगे। तो काइम कहाँ से आएगा? स्टमक के थ्रू यहाँ पर आएगा। और काइम का मीडियम कैसा होता है? एसिडिक। तो पहली चीज पेट से क्या आया? काइम आ गया। दूसरी चीज यहाँ पर देखो, जो एसेसरी ग्लैंड्स की हमने बात करी थी, एसोसिएटेड ग्लैंड्स की हमने बात करी थी कि 2 ग्लैंड्स होती हैं, लिवर और पैनक्रियाटिक जूस, जिनके अंदर खाना नहीं जाता, इनका सीक्रेशन आहार नाल में आता है, जो कि आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है? देखो, लीवर से बाइल नामक एक जूस, बाइल नामक पित्त का स्रावन होता है, जिसमें बहुत से साल्ट होते हैं और जो वसा का पाइसीकरण करने का काम करता है। अभी आपको और डिटेल में उसे बता देंगे। तो लिवर से क्या आता है? बाइल डक्ट निकल, लिवर है वो बाइल को बनाता है, सिंथेसाइज कौन करता है? लिवर करता है। और उसे सीक्रेट करने का, उसको स्टोरेज करने का काम अगर हम बात करें तो वो कौन करता है? गॉल ब्लैडर से स्टोरेज करने का काम करता है, पित्ताशय करता है, ठीक है। तो वहां से क्या निकलती है? कौन सी नली निकलती है? बाइल डक्ट निकलती है, जिसके अंदर क्या भरा रहता है? बाइल भरा रहता है। कहाँ से? लीवर से। सेकंड, पैनक्रियास से कौन सी डक्ट निकलती है? पैनक्रियाटिक डक्ट निकली रहती है। और इस पैनक्रियाटिक डक्ट में क्या रहता है? आपके पैनक्रियाटिक जूस रहता है, यहाँ पर रहता है, पीछे यहाँ पर रहता है, ठीक है। बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करती है? हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, कि इधर से बाइल जूस आया, बाइल डक्ट आया, इधर से पैनक्रियाटिक, और ये बीच में आके क्या हो गई है? मिल गई है, इसे हम बोलेंगे हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। जहां पर बाइल डक्ट हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट पे खुलती है, वहां पर एक स्फिंक्टर होता है जो कि रेगुलेट इसके बाइल को इसके अंदर जाने को रेगुलेट करता है, वो होती है स्फिंक्टर ऑफ बॉयटन। नाम याद रखना आप, सीधा नाम आ जाता है कि स्फिंक्टर ऑफ बॉयटन कहाँ प्रेजेंट है या फिर कौन उसको रेगुलेट करता है, इस तरीके से। तो यहाँ जो वॉल है बाइल डक्ट हिपेटोपैनक्रियाटिक में जहाँ खुल रही है वो कौन सा होगा? स्फिंक्टर ऑफ बॉयटन। और दूसरा जो ये है हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर जो वॉल है जिसके थ्रू फिर ये दोनों जूस है वो डुडेनम के अंदर जाएंगे, वहां पर जो स्फिंक्टर है वो कौन सा है? स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई यहाँ पर प्रेजेंट है। तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई इन दोनों को इसके अंदर जो सीक्रेट करना है उसको रेगुलेट करेगा। तो ये हमने बात करी डुडेनम के बारे में। यहाँ डुडेनम के बाद में जो पार्ट आएगा वो है जेजुनम, कि जेजुनम क्या है भाई? प्रॉक्सिमल पार्ट क्या था? डुडेनम था, 25 सेंटीमीटर तक की जो हमने बात की थी, जो कि फिक्स्ड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट है इसका जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि जिसकी लेंथ होगी 2.5 मीटर तक ये जो लंबा होता है, और ये मोबाइल पार्ट होता है, ये फिक्स पार्ट नहीं होता है। डुडेनम ही फिक्स पार्ट है, जेजुनम मिलियम मोबाइल पार्ट है, ठीक है। डाइजेशन की जो मेन साइड है वो क्या है? आपकी जेजुनम। ये 3 चीजें याद रखना कि सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे डुडेनम। सब मुख्य जगह जहाँ पर डाइजेशन हो रहा है कंप्लीट मेन साइड वो है आपकी जेजुनम, ठीक है। और सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो दैट इज इलियम। तीनों चीज आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, इसकी जो जेजुनम है उस पर क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? विलाई। ये जो फिंगर लाइक के जो प्रोजेक्शन बन गए इन्हें हम क्या बोलेंगे? विलाई। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर ये छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर, जो कि अब्जॉर्प्शन की पावर को बहुत गुना तक बढ़ा देते हैं, अब्जॉर्प्शन की क्षमता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का एक तरीके से काम। ये विलाई है और इनके ऊपर ये जो छोटे छोटे यहाँ पे हेयर्स होंगे दैट इज माइक्रोविलाई, ध्यान रखना। पीएच की अगर बात करें तो ये 7 से 8 के बीच में इसकी पीएच होती है। यहाँ पर बहुत सारे जो इंटेस्टाइनल
बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं, तो टाइम टू टाइम क्या होता है, क्रिप्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं अंदर की साइड में। क्या बनाते हैं, क्रिप्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो क्रिप्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ये नीचे गड्ढा सा जो दिख रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। क्या बोलते हैं उसे हम, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, जो कि आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी कहलाते हैं, आंत की ग्रंथियां भी जिन्हें हम कहते हैं, और जिनके द्वारा इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको सीक्रेट किया जाता है। ये है ना क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, इसी का दूसरा नाम है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या सीक्रेट करती है, सक्कस एंटेरिकस। ये जो भी सारा का सारा डाइजेशन है वो सक्कस एंटेरिकस के जो एंजाइम्स हैं वो कर देंगे। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च को भी पूरी तरीके से तोड़ देंगे, प्रोटीन को भी पूरी तरीके से मोनोमर यूनिट में तोड़ देंगे, और आपके फैट को भी मोनोमर यूनिट्स में तोड़ देंगे। तो कंप्लीट डाइजेशन ये कर देते हैं, इसलिए इसे मेन साइट ऑफ डाइजेशन कहा जाता है जेजुनम को, क्योंकि यहाँ पर सक्कस एंटेरिकस अपना काम दर्शा रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये डायग्राम पूरा इसको बताने के लिए है। यहाँ पर देखो हर एक जो विलाइज है उनके अंदर लिम्फेटिक वेसल से क्या होती है, लैक्टियल निकली रहती है वाहिनाएं, और आर्टरीज और वेन की पूरी सप्लाई रहती है, ब्लड कैपिलरीज का जाल भरा हुआ रहता है, ताकि जो फूड है वो डायरेक्ट इसके पास आएगा और इसमें से डायरेक्ट ब्लड के अंदर वो चला जाएगा, ब्लड में उसका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये है आपके जेजुनम देखा, और जेजुनम में क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। नाउ नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अब्जॉर्प्शन की, तो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन जो होगा वो इलियम वाले पार्ट में होगा, और ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा होता है। चाहे तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे लंबा होता है, और अगर बात करें पूरी ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल की, तो भी सबसे लंबा पार्ट क्या है आपके, इलियम है। अप्रोक्स 3.5 मीटर की हमारी इलियम होती है। ज़्यादा एरिया ही प्रोवाइड करेंगे ताकि अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। यहाँ इसका मेन काम क्या है, अवशोषण का। अवशोषण क्या होता है वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप समझ लो कि जो भी डाइजेस्टिव फूड है जो हमने खाया, अब उसमें से जो जो काम की चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जो हमारी सेल्स को चाहिए, उनका ब्लड वेसल्स में आना, उनको उस एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड वेसल्स में उनको लेना, और फिर वहाँ जहाँ पर उसकी नीड है वहाँ पर उसको पहुँचाना, आपके क्या कहलाता है, अब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो इलियम का मेन काम क्या है, अब्जॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें किस तरीके से अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन है, वो दोनों में काम आता है, लेकिन अब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे क्या क्या मॉडिफिकेशन है, तो ध्यान रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिन्हें हमने फोल्ड्स ऑफ पर्किंस भी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। विलाइज पाए जाते हैं, माइक्रो विलाइज जो अभी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, ये सब होते हैं जिसकी वजह से अवशोषण की जो सतह होती है वो काफ़ी गुना तक बढ़ जाती है, कि भाई पर्टिकुलर आपकी क्या तो एक ऐसी जगह हो या फिर एक ऐसी जगह हो। तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा भाई, एक तो हम सीधा दर्शन करने के लिए चले जाए मंदिर में, एक हम इस तरीके से बैरियर्स लगा रखें, भाई दो है आपके पास, एक तो आप यहाँ से यहाँ सीधे चले गए, चले आपको कम चलना पड़ेगा, और एक यहाँ आप खड़े हो और यहाँ पर आपकी मूर्ति है, आपको दर्शन कैसे करने जाना पड़ेगा, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ठीक है। मतलब कितना ज़्यादा आपको चलने पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, इतना ज़्यादा एरिया इसका बढ़ गया, तो ये फोल्ड विलाई माइक्रो विलाई क्या करते हैं, उसके एरिया को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो। जो फोल्ड्स होते हैं वो 3 गुना तक अवशोषण को बढ़ाते हैं। एक विलाई 10 गुना तक, कि भाई अगर नॉर्मल में अगर एक चीज़ दे रहा है तो विलाई क्या करेगा, 10 चीज़ों को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। माइक्रो विलाई 20 गुना तक बढ़ा देता है, और ये तीनों मिलकर ओवरऑल तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना बढ़ा देंगे, 600 गुना तक क्या करेंगे, अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं, अवशोषण की क्षमता को 600 गुना ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से अब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सी ग्लैंड्स पाई जाती है। मेन ग्लैंड्स हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स की। ब्रूनर्स ग्लैंड्स आपके डुडेनम वाले रीजन में पाई जाती है, जो कि एल्कलाइन म्यूकस को सीक्रेट करने का काम करती है। आपको इनके नाम कहाँ पाई जाती है, क्या काम करती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पेयर्स पैचेस। पेयर पैचेस आपके इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं। ये लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं जो कि लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, और लिम्फोसाइट आप सभी को पता है क्या करती है भाई, हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल पैथोजन आ रहे हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है, उन्हें मारने का काम करती है, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करती है।
बात करें क्रिप्ट ऑफ लिवर कोलन, ये भी मैंने आपको समझाया था, वही डायग्राम बनाया था मैंने। तो ये वाला जो है ये आपके क्या है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोलन है, जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, जो कि सक्कस एंटेरिकस जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, उसको सीक्रेट करता है, जिसमें डाइजेशन के लिए सभी प्रकार के एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि डाइजेशन को कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ पैनेट सेल है, गॉबलेट सेल्स है, ये सेल्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे गॉबलेट सेल्स है, उनका मुख्य काम क्या होगा, म्यूकस को सीक्रेट करना। तो ये बहुत से सेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हुआ कंप्लीट। अब आगे हम पढ़ेंगे डाइजेशन कैसे होता है। यहाँ पे फिजियोलॉजी क्या है डाइजेशन की। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हमें सबसे पहले देखना होगा कि भाई क्या क्या आया था, भाई लीवर से बाइल आया था, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आया था, और इंटेस्टाइन खुद क्या डालेंगे उसके अंदर, इंटेस्टाइनल जूस डालेंगे। तो पूरा वो फिजियोलॉजी हम यहाँ पर देखेंगे। बाइल जूस के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो एसोसिएटिव ग्लैंड में पहली ग्लैंड थी लीवर। लीवर के द्वारा बाइल जूस है उसे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और इसे स्टोर कहाँ, इसको स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। ये आपके स्टमक के ऊपर एक, ये इस तरीके से आपके स्टमक है, यहाँ से फिर आपके ऐसा टोपीनुमा एक है, और यहाँ पर गोल गोल अपन ने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था वो। तो ये क्या है लीवर, ये क्या है गॉल ब्लैडर। तो यहाँ से तो बाइल बनता है और यहाँ पर ये स्टोर होता है, ठीक है। करता ये, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है, इसलिए इसे हम ट्रू एंजाइम नहीं कहेंगे। मतलब ये इसे कोई पाचन करने का काम नहीं कर रहा है, अभी हम बताएंगे क्या करता है, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। पीएच की अगर हम बात करें तो ये 7.4 to 7.8 के बीच में इसका पीएच होता है, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन ये होता है। 500 ml पर डे इसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, इतना ये हमारी बॉडी में बनता है। कॉम्पोजिशन में वाटर इसमें 98% तक रहता है, बाकी इसमें बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल साल्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट है, ऑर्गेनिक साल्ट है, बहुत सी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। दो तरीके के साल्ट होते हैं, एक है इनऑर्गेनिक साल्ट, एक है आपके ऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट में यहाँ क्या क्या होता है भाई, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या है इनऑर्गेनिक साल्ट के फॉर्म में मिलती है, जिनका काम क्या है भाई, ये जो कार्बोनेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो आपका मीडियम है वहां पर ये जो कि भाई आयन की वजह से कैसा था भाई एसिडिक, तो उस एसिड मीडियम को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन से साल्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट करते हैं, कि ये न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फूड एंड मेक मीडियम बेसिक, वहाँ का जो मीडियम है उसे बेसिक कर देते हैं, एक तरीके से न्यूट्रलाइज फॉर्म में वहाँ पर लाते हैं। ऑर्गेनिक साल्ट की फॉर्म में क्या होते हैं, दोनों के नाम याद रखना आप। ऑर्गेनिक साल्ट कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम बाइल साल्ट के नाम से भी जानते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट या सोडियम टोरोकोलेट, ये दो जो है वो बाइल साल्ट होते हैं, जो कि वसा का पाइसीकरण करने का काम करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पाइसीकरण क्या है। तो देखो यहाँ पर वसा को डाइजेस्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर क्या है, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन लार्ज फैटी मॉलिक्यूल्स को छोटे फैटी मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, बड़े बड़े वसा के खंडों को छोटे वसा के खंडों में तोड़ देना, ये क्या कहलाता है, वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो बड़े आपके फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर जो लाइपेज एंजाइम है वो काम नहीं कर पाता है। अगर फैट मॉलिक्यूल छोटे हो जाते हैं तो लाइपेज की जो एफिशिएंसी है उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने की, फाइनल डाइजेशन करने की, वो बढ़ जाती है। तो इसलिए पहले बहुत बड़े बड़े जो लार्ज फैटी मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे में तोड़ा जाता है, और फिर जब ये छोटे में टूट जाते हैं तब फर्दर डुडेनम या फिर आपकी जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है वहाँ पर लाइपेज अपनी क्रिया करके उसे डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैट का काम करते हैं। ओवरऑल फंक्शंस की बात करें तो वैसे तो हमने बात कर ली, पहली चीज ये HCl जो है जो कि स्टमक से आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, वसा का पाइसीकरण का काम करता है, वसा के बड़े
बड़े बड़े खंडों को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का काम करता है ताकि लाइपेज एंजाइम उन पर आसानी से उनको डाइजेस्ट कर सके, लाइपेज की एफिशिएंसी बढ़ जाए। ये फैट और फैट सॉल्युबल जो विटामिन है उसके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ध्यान रखना, फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के इनमें हेल्प करता है और साथ ही साथ लाइपेज है उसको एक्टिवेट कर देता है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ये बढ़ा देता है। तो बाइल को बाइल डक्ट के थ्रू लाया जाता है। कहाँ पर जाएगा भाई ये बाइल जूस, कहाँ पर रिलीज होगा? डुडेनम के अंदर। और पेनक्रियाटिक जूस भी कहाँ पर होगा? डुडेनम के अंदर। तो नेक्स्ट है पेनक्रियाटिक जूस के बारे में हमने पढ़ा कि बाइल जूस लीवर के द्वारा सीक्रेट होता है और गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है जिसमें बाइल जूस होता है जो कि फैट मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाई करने का काम करता है। साथ ही साथ जो स्टमक की जो एसिडिटी है जो कि काइम के थ्रू जो कि काइम में है उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनक्रियाटिक जूस की। पेनक्रियाटिक जूस सबसे पहले तो किसके द्वारा लाया गया भाई? पेनक्रियाटिक डक्ट जो कि पेनक्रियाज से निकली। अब भाई पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज हमारी बॉडी की एक ऐसी ग्लैंड है जो कि मिक्स्ड टाइप की है। मिक्स्ड मतलब जो एक्सोक्राइन भी है, जो एंडोक्राइन है, जो बहिस्रावी प्रकार की भी है और अंतःस्रावी प्रकार की भी है। ये दोनों फंक्शन है, इसलिए हम इसे कैसे बोलते हैं? कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन वाला पार्ट इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे काम आएगा क्योंकि ये एंजाइम को सीक्रेट करेंगे। और एंडोक्राइन पार्ट जहाँ से इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि फर्दर अपना फंक्शन देखते हैं। यहाँ हमारे लिए इसका एक्सोक्राइन जो पार्ट है जिसके सिक्रेशन को ले जाने के लिए कोई डक्ट होती है वो हमारे काम में आएगा। वही हमने पढ़ा ना, पेनक्रियाटिक डक्ट आती है जो कि बाइल डक्ट के साथ कंबाइन हो जाती है और हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट मिल जाती है जो एम्पुला और वेटर के थ्रू किसमें खुल जाता है? डुडेनम में खुल जाता है। हमने ये देखा। अब देखो पेनक्रियाज से क्या सीक्रेट होता है? पेनक्रियाटिक जूस होता है। बेसिकली ये है क्या? जो साल्ट है और जो एंजाइम है उनका जो मिक्सचर है वही आपके क्या कहलाएगा? आपके पेनक्रियाटिक जूस कहलाएगा जो कि एक कलरलेस सब्सटेंस है जो कि ऑर्डरिफोरस, काफी इसके अंदर एक तरीके से ये बदबूदार है जिसके अंदर कोई स्मेल आ रही है। ठीक है। पीएच इसकी अल्कलाइन ये मीडियम प्रोवाइड करेगा, 7.2 से 7.8 के बीच में होती है। अगर बात करें इसके सिक्रेशन की तो एक दिन में 500 से 800 ml तक ये सिक्रेट करता है। किसके द्वारा सिक्रेट होता है? आपको मैंने बताया कि पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, जो एसिनल ग्लैंड्स होती हैं, एसिनल सेल्स होती हैं, उनके द्वारा ये सिक्रेट होता है। इसके अंदर देखो बाइल जूस का हमने पढ़ा तो हमने उसमें पढ़ा था कि ऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं और इनऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक साल्ट होंगे, किसी प्रकार के कोई ऑर्गेनिक साल्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। मतलब बाइकार्बोनेट्स होंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एसिडिटी को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। तो पेनक्रियाटिक जूस के भी कार्बोनेट्स और बाइल जूस के भी कार्बोनेट ये दोनों ही क्या करते हैं? इसको जो एसिडिटी है स्टमक में से आई फूड की उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है या सॉरी कौन सा साल्ट प्रेजेंट है? इनऑर्गेनिक साल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? इस पर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि काफ़ी हद तक फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। कहाँ पे? पेनक्रियाज। मैंने आपको पहले बता दिया कि पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रियाटिक जूस को लाएगी जो कि हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाएगी बाइल डक्ट से मिलने के बाद में और डुडेनम में ये जाएंगी। ठीक है। डुडेनम में अपना फंक्शन ये क्या करेंगे? अपना फंक्शन आगे प्रोसीड करेंगे। कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसे आप अच्छे से देखिए। पहला एंजाइम है पेनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज। एमाइलेज वाला अपन ने पहले भी देख लिया भाई। हाँ मैम, एमाइलेज तो हमने पहले भी देखा था भाई। हमने जब माउथ की बात की थी, मुख की बात की थी, बकल कैविटी, वहाँ पर सलाइवा था, सलाइवा के अंदर था सैलिवरी एमाइलेज जिसमें क्या किया था? स्टार्च को माल्टोज के अंदर तोड़ दिया था। मतलब स्टार्च का आपका आंशिक रूप से उसको क्या कर दिया था? उसका पाचन कर दिया था, उसको डाइजेस्ट कर दिया था। थोड़ा बहुत किया था, कंप्लीट नहीं किया था। बात करें पेनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज की भी तो यहाँ पर इसकी पीएच 7.2 7.8 है। इसकी एफिशिएंसी इस पीएच पे बढ़ेगी इस एंजाइम की और ये लगभग 70% तक स्टार्च का क्या कर देगा? डाइजेशन कर देगा। माउथ में होता है ओनली 30% में समथिंग, यहाँ पर कितना होगा? 70%। तो स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करेगा। डाइजेस्ट मतलब क्या है? पहले भी मैंने बताया, छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ना। नेक्स्ट है लाइपेज। भाई लाइपेज
गैस्ट्रिक लाइपेज आया, फिर यहाँ पर लाइपेज है, तो ये भी लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को तोड़ने का काम करेगा। अभी जब फिजियोलॉजी अपन देखेंगे तो उसमें अच्छे से बताएंगे किस तरीके से। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ये दो एंजाइम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, और दोनों ही क्या करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए आपको चाहिए, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करें। कैसे करेंगे आगे अपन डिस्कस करेंगे जब फिजियोलॉजी वाला पार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज कि भाई प्रोटीन को तोड़ा, अब वो टूटे हुए जो पार्ट है लार्ज पेप्टाइड जो बने उनको और ज्यादा तोड़ने का काम कौन करेगा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज करेगा। एज जिसके पीछे भी लग जाता है वो क्या होता है, एंजाइम का काम करता है। पहली बात तो ये न्यूक्लियेसेस, तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले, न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, भी डीएनए होता है और आरएनए होता है, सबको पता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, आपके न्यूक्लिक एसिड करेगा। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने का काम ये करेगा। तो हर एक चीज को मोनोमर यूनिट्स में हमें तोड़ना है। तो पैंक्रियाटिक जूस में हमने ये सब देखा। अब हम देखेंगे आगे कि ये जो पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, करते हैं कि एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहला एंजाइम है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जो कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। ये वैसा ही है जैसे बकल कैविटी में काम हुआ था। बकल कैविटी की बात करें तो वहाँ पर जो स्टार्च डाइजेस्ट हुआ था वो हुआ था ओनली 30% के समथिंग, क्योंकि वहाँ की पीएच पैंक्रियाटिक जूस की पीएच से थोड़ी सी डिफर करेंगे। वहाँ 6.8 to 7 के बीच में था और ये ज़्यादा एल्कलाइन है, 7.8 की पीएच पर ही काम कर रहा है। यहाँ पर 70% तक स्टार्च को क्या कर दिया जाता है, सॉरी स्टार्च है उसको माल्टोज के अंदर चेंज कर दिया जाता है, उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। सेकंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से देखना है, मेनली एंजाइम जो मेनली क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो आपका ये है। दो एंजाइम होते हैं इसके अंदर। देखो पहले जो आपके पैंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर मेन एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, जो कि इसके अंदर कौन सी फॉर्म में रहता है, ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में रहता है पैंक्रियाटिक जूस। जब पैंक्रियाटिक डक्ट इस जूस को लेके आएगी डुडेनम में, तब वहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा, ट्रिप्सिनोजन। और मैंने पहले ही कहा था कि जब जब वर्ड लग जाता है किसी भी एंजाइम के पीछे, इसका मतलब क्या होता है, वो इनएक्टिव है, वो रूठा हुआ है, वो अभी कोई काम नहीं करेगा। हमें पहले उसे मनाना होगा, हमें राजी करना होगा, हमें इसे एक्टिव करना होगा। तो इसे एक्टिव करने का काम कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज इसको एक्टिवेट करने का काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये एंटेरोकाइनेज आता कहाँ से है, तो डुडेनम की जो वॉल होती है, जो छोटी आंत है उसकी ग्रहणी का जो भित्ति होती है, उसके द्वारा ये क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट होता है। तो जैसे ही पैंक्रियाटिक डक्ट अपना पैंक्रियाटिक जूस लेके आएगी डुडेनम में, तो वहां पर लाते ही क्या होगा, वे एंटेरोकाइनेज सीक्रेट होगा, जो कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देगा। और ट्रिप्सिन अगर एक्टिव हो गया तो बाकी सारे एंजाइम को एक्टिव करने का काम करेगा, और बाकी सारे पैंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम है वो हंसते हंसते काम अब करेंगे। तो सबसे पहले एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करेगा, एक्टिव करेगा। ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन जो कि खुद उदास बैठा है उसको काइमोट्रिप्सिन में बदलेगा, वो भी काम करने लग जाएगा। ये इनएक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म। और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों मिलकर जो प्रोटीन हमने खाया है उसको लार्ज पेप्टाइड में तोड़ने का काम करेंगे। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इसे लार्ज पेप्टाइड में तोड़ेंगे कि भाई हमने प्रोटीन खाया। प्रोटीन क्या है भाई, बहुत लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। इन बहुत लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को सबसे पहले छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन्स में हमें तोड़ना होगा, छोटे छोटे जो पेप्टाइड्स है उनमें तोड़ना होगा। ठीक है भाई, बहुत लंबी चेन है, उसके पहले छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे और उसके बाद में उसके मोनोमर टुकड़े करने होंगे। ठीक है, पूरा घर तोड़ा जाएगा तो एक साथ तोड़ नहीं सकते ना अपन, उसको धीरे धीरे हम उसको क्या करेंगे भाई, पहले एक साइड की वॉल की फिर दूसरे की अगर हमें वो करना है ताकि ज़्यादा डैमेज ना हो। तो यहाँ पर भी पहले लार्ज पेप्टाइड से, फिर पहले पॉलीपेप्टाइड से, फिर उसे लार्ज पेप्टाइड में तोड़ा जाएगा और फिर इन लार्ज पेप्टाइड्स को कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम किसमें चेंज कर देगा, एमिनो एसिड्स के अंदर चेंज कर देगा, जो कि प्रोटीन के मोनोमर यूनिट होंगे। तो ये क्लियर हो गया आप सभी को। अच्छे से देख लेना कि एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदला, ट्रिप्सिन ने काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदला, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों गए और प्रोटीन को लार्ज पेप्टाइड में तोड़ दिया। और ये जो लार्ज पेप्टाइड्स बचे हैं इनको इस कार्बोक्सीपेप्टिडेज ने छोटे छोटे एमिनो एसिड्स के अंदर तोड़ दिया। क्लियर है सबको। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट की। फैट क्या करता है, फैट क्या है,
नॉर्मली हम फैट हमारी बॉडी में कौन से है भाई, लिपिड जो है वो किसके बने होते हैं, उनके अंदर होता है एक तो ग्लिसरॉल का अणु और 3 होते हैं फैटी एसिड का, जिसे हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं उसे, ट्राइग्लिसराइड। हमारी बॉडी में वसा का कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो ट्राइग्लिसराइड, जिसमें एक ग्लिसरॉल होता है, 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो इन ट्राइग्लिसराइड को पहले डाइग्लिसराइड में और फिर मोनोग्लिसराइड में, कैसे भाई, 3 फैटी एसिड थे तो ट्राइग्लिसराइड, यहाँ पे कितने होंगे, 2 फैटी एसिड, यहाँ पे कितने होंगे, 1 फैटी एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, आरएनए और डीएनए, किससे मिलकर बने होते हैं भाई, न्यूक्लिक एसिड में 3 चीजें मेन होती है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए। पहली चीज होती है शुगर बैकबोन, ठीक है, पेंटोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है। दूसरे नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 5 है, जिसमें से 4 प्रेजेंट होते हैं, वो हम फर्दर जब न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे तब आपको बताएंगे। और होता है फॉस्फोरिक एसिड। जब शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े रहते हैं, ओनली शुगर होता है और नाइट्रोजन बेस, तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं उसे, न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ ये मिल जाता है फॉस्फोरिक एसिड, तो हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं उसे, न्यूक्लियोटाइड। तो और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, आरएनए और डीएनए का। जैसे बहुत सारे पेप्टाइड मिलकर किसका बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बना देते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या है, आरएनए या डीएनए। तो सबसे पहले न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, जो न्यूक्लिक एसिड है उसको न्यूक्लियोटाइड में चेंज करता है, और न्यूक्लियोटाइड को फिर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम किस में चेंज करता है, न्यूक्लियोसाइड में चेंज करता है। साइड और टाइड समझते होंगे, साइड मतलब नाइट्रोजन बेस और शुगर, टाइड मतलब 3 चीज आ गई, 3 की शक्ति, ठीक है, साइड मतलब 2 की शक्ति, ऐसे याद रखना आपको। तो ये हुआ पैंक्रियाज के जो एंजाइम के वर्क। दूसरी चीज, पैंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है, आप अच्छे से इसे देख लेना, इट इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। इसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। बाइल जूस नॉट ए कम, उसे हमने क्या कहा था, ट्रू डाइजेस्टिव जूस उसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई एंजाइम ही नहीं, तो सिर्फ इमल्सिफाई करने का काम कर रहा था। तो ये क्या है आपके ट्रू डाइजेस्टिव। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ लिया, बाइल जूस आया और पैंक्रियाटिक जूस हुआ, उन्होंने पर्टिकुलर अपना डाइजेशन का काम कर दिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सबका सही तरीके से जो इंटेस्टाइनल जूस है वो किस तरीके से डाइजेस्ट करेगा, वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो डाइपेप्टाइड्स जो बने हैं भाई, 2 पेप्टाइड्स बने, डाइपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड होंगे भाई, 3 अमीनो एसिड होंगे, तब 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 2 अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो 3 के बीच में कितने बनेंगे, 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टिडेज एंजाइम क्या 3 अलग मोनोमर जो अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर तोड़ देगा। माल्टोज को माल्टीज, ग्लूकोज और ग्लूकोज जो इसकी यूनिट्स होती है उनमें तोड़ देगा। लैक्टोज को लैक्टेज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देगा। कई बार आपने लैक्टोज एक इनटॉलरेंस नाम सुना होगा, जिसमें लैक्टोज जो लैक्टेज एंजाइम है वो अपना काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से लैक्टोज का डाइजेशन नहीं हो पाता है और उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह होने लगती है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ये क्या है, मोनोमर यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, और ये इनके स्ट्रक्चर एक जैसे है, मतलब एक तरीके से इनका रूप अलग अलग है, ठीक है। तो ये मोनोमर यूनिट्स हैं इनकी। न्यूक्लियोटाइड बेसिस को न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइड में बदलेगा, न्यूक्लियोसाइड को शुगर और नाइट्रोजन बेस से तोड़ने का काम कौन करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम ये करेगा। पर्टिकुलर किसी भी एंजाइम ये एज लगा दिया, न्यूक्लियोसाइड मतलब न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने वाला, न्यूक्लियोटाइडेज मतलब न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने वाला, सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ने वाला, माल्टेज माल्टोज को तोड़ने वाला, लैक्टोज लैक्टोज को तोड़ने वाला। तो पर्टिकुलर इस तरीके से हम देखेंगे। और डाई और मोनोग्लिसराइड को लाइपेज फाइनली किसमें तोड़ देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में। कुछ पेप्टाइड जो बचे हुए हैं उनको एक इरेक्सिन प्रोटीन और होता है जो किसमें जो कि इलियम में मुख्यतः पाया जाता है, वो किसमें तोड़ देता है, अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, सबका पाचन अच्छे से हो गया है। प्रोटीन की जो अलग रूम है
कॉम्प्लेक्स जो फैट मॉलिक्यूल्स है फॉस्फोलिपिड वो इस तरीके से अपने मोनोमर यूनिट्स में टूट जाएगा। तो ये आपके कंप्लीट यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन तो हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होता है जो हम नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में देखेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना ये हो गया। अब इसके हम हार्मोन्स की बात करते हैं कि हार्मोन कौन कौन से यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन डुडेनम की वॉल के द्वारा सीक्रेट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो हार्मोन्स हैं उनकी हम बात करते हैं। पहला हार्मोन है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड या फिर एंटेरोगेस्ट्रोन जिसे हम बोलते हैं, GIP पहला हार्मोन है। क्या काम करता है वो देखिए। जैसे ही दुडेनम में खाना आता है, जैसे ही दुडेनम में खाना आएगा, खाना क्या आएगा भाई, काइम आएगा। जैसे ही काइम दुडेनम में आएगा तो ये गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स थी, जो क्या थी भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड थी या गैस्ट्रिन जो हार्मोन था उसको स्टॉप कर देता है, उसको इनहिबिट करता है, उसके सिक्रेशन को। क्यों भाई, फूड तो आ गया ना, दुडेनम में आ गया, स्टमक तो खाली हो गया, तो ये गैस्ट्रिन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है ताकि वो सिक्रेट ना हो, गैस्ट्रिक जूस अपने काम ना। नाउ नेक्स्ट है सिक्रेटिंग दूसरा हार्मोन जो हम बात करेंगे इसके बारे में। ये पहला इसकी हिस्ट्री है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है कि पहला हार्मोन जिसकी डिस्कवरी की गई थी, पहला उस हार्मोन का नाम बताइए जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी। तो वो हार्मोन है आपके सिक्रेटिंग हार्मोन है। ध्यान रखना, याद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहला हार्मोन कौन सा है जिसको खोजा गया था, तो वो सिक्रेटिंग हार्मोन है। और इसे हम फायरमैन ऑफ द इंटेस्टाइन भी कहते हैं। फायरमैन आग लगा देता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कैसे, जैसे ही दुडेनम में खाना जाता है तो ये क्या करता है, जो पैंक्रियाटिक जूस का नॉन एंजाइमेटिक पार्ट है, कार्बोनेट्स वगैरह है, आयंस वगैरह है, उनको एक्टिवेट करता है। ठीक है, नॉन एंजाइमेटिक जो पार्ट है उनको एक्टिवेट करता है ताकि वो वहाँ का मीडियम न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, थर्ड हार्मोन इज पैंक्रियोजाइनिन हार्मोन। भाई इसने क्या काम किया था, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को एक्टिवेट किया था। ये क्या करता है, जो भी एंजाइमेटिक पार्ट है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, इन सबको क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। ट्रिप्सिनोजन को तो एंटेरोकाइनेज डुडेनम की वॉल सीक्रेट करती है ना, तो ये जैसे एंजाइमेटिक पार्ट के एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है पैंक्रियोजाइनिन। एंड लास्ट इज कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK हार्मोन, जो कि गॉल ब्लैडर को क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है कि तू अब अच्छे से संकुचित हो जा, पूरी पिचक जा और तेरे अंदर का जो बाइल जूस है उसे बाहर निकाल के दुडेनम तक पहुंचा दे। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाएगा, कोलेसिस्टोकाइनिन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बाइल जूस सीक्रेट होगा और वो दुडेनम में पहुंचेगा। तो इस तरीके से हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया को देखा। आप सभी को वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में मुझे बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।